हेलो स्टूडेंट, श्री श्याम ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने सामाजिक समझौते का अध्ययन किया था। स्टूडेंट, उसमें हमने पढ़ा था कि सामाजिक समझौता सिद्धांत है, उसके 3 विचारक हैं, वो प्रमुख हैं, वो समर्थक के तौर पर आते हैं। पहले है होब्स, दूसरे जॉन लॉक तथा तीसरो है रूसो। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने होब्स के सामाजिक समझौते सिद्धांत का अध्ययन किया। आज का वीडियो स्टूडेंट है जॉन लॉक का सामाजिक समझौता। स्टूडेंट्स, जॉन लॉक सामाजिक समझौते में शासन के सीमित रूप का समर्थन करते हैं। स्टूडेंट, हमारी जो वर्तमान की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं में जॉन लॉक है वो राजनीतिक तथा सीमित शासन व्यवस्था का समर्थन करते हैं। आज का वीडियो है कि सामाजिक समझौते को जॉन लॉक ने कितने रूपों में बांटा है। तो जॉन लॉक ने सामाजिक समझौते के 7 आयाम बताए हैं। पहला, मनुष्य का स्वभाव। दूसरा, प्राकृतिक अवस्था। रूसो कहता है कि मनुष्य का स्वभाव और प्राकृतिक अवस्थाओं में ही ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिससे मनुष्य ने एक समझौता किया। फिर जॉन लॉक कहते हैं कि जब मनुष्य ने समझौता किया तो उस समझौते के कारण क्या क्या रहे थे। उसके बाद मनुष्य ने किस रूप का समझौते या जो समझौते का स्वरूप था वो कैसा था, समझौते की क्या विशेषताएं के सामाजिक समझौते के बारे में पढ़ा था। उसी प्रकार जॉन लॉक का सामाजिक समझौता भी है। स्टूडेंट, हम इसमें पढ़ेंगे समुदाय का स्वरूप तथा सरकार का निर्माण। स्टूडेंट, हमने होब्स के सामाजिक समझौते में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना के रूप में अध्ययन किया था। स्टूडेंट, जॉन लॉक है वह मनुष्य को एक ऐसे वैज्ञानिक राजतंत्र की स्थापना करना चाहता है जिसमें मनुष्य रहकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य का स्वभाव। जॉन लॉक कहते हैं कि मनुष्य शांति प्रिय है, प्रेमी है, सहयोगी है तथा सद्भावनाओं से परिपूर्ण है, जिसमें सब शक्तियां और अधिकार एक क्षेत्र में एक दूसरे पर आश्रित है। किसी को भी एक दूसरे से अधिक प्राप्त नहीं है, क्योंकि अधिक स्पष्ट कोई भी कुछ नहीं है। स्टूडेंट जॉन लॉक कहते हैं कि मनुष्य प्रकृति में सभी मनुष्य को क्या इक्वल बनाया है। अगर इक्वल बनाया है तो इसका मतलब उन दोनों में क्या है, समानताएं हैं। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था। जॉन लॉक प्राकृतिक अवस्था को शांति, सद्भावना और जिसमें मनुष्य सुरक्षा की अवस्था, कर्तव्य तथा अधिकार युक्त है, वो प्राकृतिक अवस्था है। नैतिक व सामाजिक प्रवृत्तियों से प्राकृतिक अवस्था वो क्या है, घिरी हुई है। मनुष्य अपने विवेक से उचित व अनुचित पर विचार करके ही कार्य करता है। स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में होब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था पढ़ी थी। होब्स प्राकृतिक अवस्था को संघर्ष व अराजकतापूर्ण बताता है, जबकि जॉन लॉक प्राकृतिक अवस्था को शांति, सद्भावना और सहयोग की भावना से परिपूर्ण बताता है। स्टूडेंट, लोग कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था राज्य से पहले भी विद्यमान थी, समाज से भी पहले वो प्राकृतिक अवस्था क्या थी, हमारे आसपास या हमारे इर्द गिर्द घूमती थी, जिसमें सामाजिकता के भाव है वो विद्यमान थे। जॉन लॉक कहते हैं कि व्यक्ति अपने विवेक से जहां तक जो हो सकता है वह करता है, लेकिन वह झगड़ा नहीं करता। मनुष्य स्वभाव के कारण प्रत्येक व्यक्ति साथ उतना ही एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वो आपस में एक सद्भावना, एक सहयोग के तौर पर अपना जीवन व्यतीत कहते हैं। जॉन लॉक कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था स्वतंत्रता का साम्राज्य है, जिसमें व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्ण कार्य करता है तथा वह अपनी इच्छा से वही कार्य करता है जो उचित होता है। स्टूडेंट, साथ ही लोग कहता है कि मनुष्य कर्तव्यशील है, क्योंकि कर्तव्य की भावना से ही उसके अधिकार हैं वो सुरक्षित रह सकते हैं।
हमारी जो प्राकृतिक अवस्था है वो इस प्रकार की अवस्था है कि जिसमें नैतिकता, अधिकार और कर्तव्य सभी को एक समायोजित रूप है वो प्रदान किया गया है। स्टूडेंट, जॉन लॉक कहता है कि संपत्ति, जीवन, स्वतंत्रता ये सभी तभी सुरक्षित रहते हैं जब मनुष्य प्रकृति के साथ एडजस्टमेंट करता है, क्योंकि अगर प्रकृति द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को समान बनाया है तो मनुष्य का यह कर्तव्य कि वह अपनी श्रम, अपनी मेहनत के अनुसार उसको प्राप्त करे। स्टूडेंट, जॉन लॉक के अनुसार हमारी जो प्राकृतिक अवस्था है वह प्राकृतिक अवस्था हमें एक ऐसा अच्छा वातावरण, एक शुभ वातावरण प्रदान करती है जिसमें रहकर हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तीसरा पॉइंट है समझौते के कारण। जॉन लॉक समझौते के कारण क्या क्या बताता है। स्टूडेंट, जॉन लॉक कहता है कि अगर प्राकृतिक अवस्था शांतिपूर्ण व सुख संपन्न थी तो मेन कारण है कि भी लोगों को डर रहा होगा कि कहीं यह व्यवस्था हमसे छीन न जाए, ये छीनी न ली जाए, इसलिए हमें इसे बनाए रखना है। और ये हम तभी बना सकते हैं जब हमारे पास में कोई कंट्रोल शक्ति शासक होगा। तो सबसे पहले जॉन लॉक कहता है कि मनुष्य ने सामाजिक समझौता किया था, उसका पहला कारण था सुव्यवस्थित कानून की आवश्यकता। मनुष्य के कर्तव्य का संचालन विवेक और प्राकृतिक विधियों के माध्यम से होता है। प्रत्येक की बुद्धि है इक्वल नहीं है, लेकिन फिर भी आवश्यक तौर पर कोई ना कोई संघर्ष का कारण बन सकता है। इसलिए हमें इस संघर्ष से बचने के लिए हमें एक ऐसे कानून की आवश्यकता है जो हमें इस विरोधी परिस्थितियों से बचा सके। दूसरा पॉइंट है निष्पक्ष व निश्चित न्यायाधीश की आवश्यकता। जॉन लॉक कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को कानून की व्याख्या करने तथा अपने स्वार्थों की पूर्ति के रूप में वो स्वतंत्र है, जिससे निर्णय करना होता है कि वह संबंधित या परिचितों के हित में फैसला ले सके। और इसके लिए यह आवश्यक है कि हमें किसी ऐसे प्राकृतिक या फिर न्याय के विचारक या न्यायाधीश की आवश्यकता होगी जो यह निश्चित कर सके या फिर बिना किसी पक्ष विपक्ष के एक निश्चित कोई विचारधारा है वो प्रदान कर सके, जिससे क्या है कि वहाँ पर अन्याय न फैले, यानी सभी व्यक्तियों के साथ न्याय हो, किसी भी प्रकार का वो पक्ष विपक्ष वहाँ पर ना रखे। तीसरा है कार्यपालिका की आवश्यकता। किसी भी कानून को लागू करने के लिए कार्यपालिका की आवश्यकता होती है, क्योंकि कार्यपालिका पहले कानून बनाती है फिर उसको लागू करती है। तो जॉन लॉक कहता है कि अगर न्याय को लागू रखना है तो उसके लिए हमें किसी ऐसी शक्ति की आवश्यकता होगी जो कि कोई भी अगर न्याय का उल्लंघन करता है तो उसे दंड प्रदान करे। और उसके लिए आवश्यक है कि हम एक ऐसी कार्यपालिका बनाएं जो न्याय की रक्षा कर सके। चौथा पॉइंट है जॉन लॉक के अनुसार समझौते का स्वरूप। जॉन लॉक के अनुसार समझौते के स्वरूप के तौर पर एक राजनीतिक समुदाय की स्थापना व अधिकारों की व्याख्या, उन्हें लागू करने तथा उल्लंघन करने पर दंड की व्यवस्था करने के रूप में सामाजिक समझौता हुआ तथा इस सामाजिक समझौते के माध्यम से प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा भी हो सके। जॉन लॉक कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में असुविधाओं को दूर करने के लिए एक समझौता होता है। इस समझौते में तीन चीजें वो प्रमुख रखी जाती हैं। समुदाय द्वारा सरकार को स्वीकार करने के पीछे मेन मकसद है कि प्राकृतिक अधिकारों की व्याख्या हो, उन अधिकारों को लागू किया जाए तथा उनकी रक्षा के लिए भी हमारे सरकार के द्वारा या हमारे समुदाय के द्वारा व्यवस्था की जाए, जिससे सरकार और राजनीतिक समुदाय के बीच में संतुलन बना रहे। आगे हमारा टॉपिक है सामाजिक समझौते की विशेषता, यानी जॉन लॉक के अनुसार जब मनुष्य ने समझौता किया तो उस समझौते की क्या क्या विशेषताएं रही। पहली विशेषता है दो समझौतों का आभास। जॉन लॉक ने जिस सामाजिक समझौते का प्रतिपादन किया उसमें दो समझौते वो रूप में शामिल आते हैं। जैसे प्रथम व्यक्ति को आपस में मिलकर एक समझौता तथा फिर व्यक्तियों ने समाज
के साथ मिलकर राजनीतिक समुदाय या सरकार के साथ में एक समझौता किया। यानी पहले व्यक्तियों ने आपस में समझौता किया और फिर व्यक्तियों ने मिलकर सरकार के साथ में, समाज के, राज्य के साथ में समझौता किया। दूसरा पॉइंट है समझौता सदैव मान्य। यानी समझौता एक बार लागू हो गया तो उसे भंग नहीं किया जा सकता। प्रत्येक अगली पीढ़ी में अपने आप ही यह समझौता है वो चलता जाएगा। तीसरा, राज्य जन कल्याण का साधन। राज्य का निर्माण जनता के हित की भावना से किया गया। कानून का निर्माण करना, मृत्युदंड व अन्य दंड देने का प्रावधान किया गया, संपत्ति की रक्षा और व्यवस्था, संकटों से रक्षा, ये सभी कार्य राज्य को दिए गए तथा ये सभी कार्य राज्य जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए ही करेगा। पांचवें समझौते की विशेषता थी प्राकृतिक कानून मान्य। इस समझौते का मेन कारण था कि प्राकृतिक अवस्था का अंत कानून यानी प्राकृतिक कानून होगा। राज्य मनुष्य के प्राकृतिक कानून के अधीन उसी प्रकार रहता है जिस प्रकार प्राकृतिक अवस्था में रहता है। राज्य में प्राकृतिक कानून के बंधन में भी बने रहेंगे, यानी प्रकृति का उल्लंघन करके कोई भी कानून का निर्माण नहीं किया जाएगा। छठा है ऐतिहासिक तथ्य। जो लोग एक दार्शनिक विचारक थे, साथ ही वे ऐतिहासिक तथ्यों को भी महत्व देते थे। इसीलिए वे रोम और स्पार्टा के उदाहरण देकर ऐतिहासिक पुष्टि करना चाहते थे कि जो भी सभी मनुष्यों ने प्राकृतिक अवस्था में तब तक रहेंगे जब तक कि वे अपनी सहमति से राजनीतिक समाज का निर्माण नहीं कर लेते। सातवां है राज्य व शासन एक वैधानिक रचना। जो लोग राज्य और शासन को एक वैधानिक संस्था के रूप में मानते हैं, वे कहते हैं कि राज्य में मनुष्य नियमों द्वारा शासन करता है। निर्धारित नियमों द्वारा जो जनता के लिए बनाए गए हैं और ज्ञात होना चाहिए, लेकिन इसका अभिप्राय ये बिल्कुल भी नहीं है कि शासन संकट काल में अपनी विवेक की शक्तियों का प्रयोग से वंचित रहेगा। नहीं, संकट काल के समय शासक को ये अधिकार होगा कि वह अपने स्वयं विवेक के आधार पर निर्णय ले। आठवां है सीमित शासन। स्टूडेंट, ये लाइन मैंने आपको पहले ही बता दी थी। जो लोग शासन निरंकुश होने के स्थान पर सीमितता को मानता है, वह जनता के कल्याण के लक्ष्य से भ्रष्ट नहीं हो सकता। नौवां है राज्य के प्रति विद्रोह का अधिकार। जो लोग, देखो स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में होप्स में पढ़ा था, होप्स अपने नागरिकों को राज्य का विद्रोह करने का अधिकार नहीं देता, जबकि जॉन लोग अपने नागरिकों को अधिकार यह देता है कि अगर कोई भी शासक जनता के अनुरूप कार्य नहीं करता है, जनता के हित में कार्य नहीं करता है, तो जनता को यह अधिकार है कि वह अपने शासक का विद्रोह कर सकते हैं। 10वां है शक्ति पृथक्करण। जो लोग ने प्राकृतिक अवस्था को त्यागने के लिए 3 कारण थे। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को समझौता करने के पीछे एकमात्र मकसद राजनीतिक समाज की स्थापना है, जिसमें स्पष्ट व निश्चित कानून और उसकी व्याख्या और उसे लागू करने की संस्था का अभाव था, और उसी अभाव को पूरा करने के लिए मनुष्य ने समाज के साथ में इस कमी को पूरा करने के लिए एक समझौता किया। इस समझौते में उन्होंने 3 रूप बनाए। ये तीनों संघात्मक तौर पर शासन या समाज का कार्य करेंगे। पहला स्वरूप था कानून का बनाने वाला, यानी कानून बनाए कौन, तो व्यवस्थापिका दी। फिर कि बना दिया तो लागू कौन करे, तो कार्यपालिका दी। तीसरी कि अगर बनाया गया और लागू किया गया तो कितना लागू हुआ, उसके उल्लंघन होने पर क्या प्रावधान किया जाए, तो उसके लिए न्यायपालिका बनाई, जो शांति, युद्ध व संधियों तीनों के रूप में काम करती है। स्टूडेंट, अगर किसी भी समझौते की इतनी क्वालिटीज हों तो उस समझौते के परिणाम स्वरूप जो राज्य निर्मित होगा वह राज्य कैसा होगा। तो छठा पॉइंट है राजनीतिक समुदाय का स्वरूप। जोन लोग कहता है कि मनुष्य द्वारा जो समझौता किया गया उस समझौते के परिणाम स्वरूप जो राजनीतिक समुदाय निर्मित हुआ उसमें व्यक्ति
शांतिपूर्ण व सुखी जीवन व्यतीत करेगा। और इसके लिए ही अब उसने एक समुदाय का निर्माण किया। इस समुदाय में उसने 3 चीजें शामिल की। पहली, राजनीतिक समुदाय की रचना। जब मनुष्य अपने जीवन और अपनी स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा के लिए प्राकृतिक अधिकारों को किसी समुदाय को सौंपता है तो उसका मेन मकसद होता है कि वह उसकी रक्षा करेगा तथा उसकी शिकायत के आधार पर कानूनों का निर्माण भी करेगा, और इसी के रूप में एक राजनीतिक समाज का निर्माण। दूसरा, समुदाय की शक्ति। भी समझौता किया है, समुदाय बनाए तो उसके पास में पावर किस रूप में रहा होगा। तो जॉन लॉक कहता है कि समुदाय के पास में 3 प्रकार की शक्तियां होंगी। पहली, कानूनी शक्ति, दूसरी कार्य करने की शक्ति, और तीसरी मैनेजमेंट की शक्ति। और ये तीनों ही शक्तियां मिलाकर एक समुदाय द्वारा एक वैज्ञानिक राजतंत्र की या एक वैज्ञानिक समुदाय की स्थापना की जाएगी। और इन तीनों शक्तियों के माध्यम से मनुष्य अपने समाज में अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। तीसरा पॉइंट है कि जब राजनीतिक समुदाय बना तो उसका लक्ष्य क्या रखा गया। तो जॉन लॉक कहते हैं कि मनुष्य द्वारा समुदाय को लक्ष्य दिए गए कि शक्तियों का प्रयोग, शक्तियों का निर्धारण करने के लिए किसी अन्य उद्देश्य की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इन शक्तियों के प्रयोग से ही जो कानून का निर्माण किया जाएगा, जो कानून लागू होगा, उस कानून को निश्चित किया जाए, उसे बहुमत से लागू किया जाए, और तब जो समुदाय बनेगा वह वास्तविक मनुष्य की रक्षा के रूप में एक समुदाय निर्माण होगा। और इस समुदाय में समुदाय द्वारा संपत्ति की रक्षा भी होगी तथा शांतिपूर्ण और सुखी जीवन व्यतीत करने का लक्ष्य है वो मनुष्य का पूरा भी होगा। अब जॉन लॉक कहता है कि भी समुदाय तो बना दिया, लेकिन पावर किसको दे। पावर के लिए हमें क्या बनानी होगी, एक सरकार बनानी होगी। अब जॉन लॉक क्या कहता है कि जो समुदाय बनाया गया है उसमें समुदाय और सरकार दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि समुदाय या राज्य है वो तो एक निर्जीव वस्तु है, जबकि सरकार क्या है, एक संजीव है जो राज्य को मैनेजमेंट करती है, विकसित करती है। जॉन लॉक सरकार के 3 प्रकार के अंगों में बांटता है। जॉन लॉक कहता है कि सरकार के 3 अंग होंगे। पहला, विधायिका जो मैनेजमेंट करेगी। दूसरी, कार्यपालिका जो कार्य का संचालन करेगी, यानी जो मैनेजमेंट के लिए जो रूल बनाए जाएंगे उनको लागू करेगी। और तीसरी, संघपालिका जो इन तीनों को मिलाकर संगठित रूप करेगी, यानी एक प्रकार से हमारी जो वर्तमान सरकार का संगठन है उसी का ही रूप है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और ये तीनों मिलकर ही मनुष्य को एक शांतिपूर्ण और सुखी जीवन है वो प्रदान करेंगे। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू, धन्यवाद।